हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पवन कुमार। पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे चैप्टर 3.1 कर ली थी, जिसमें हमने क्या पढ़ रहे थे। चैप्टर में जैसे नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उन टू वेरिएबल्स इक्वेशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। आज इस वीडियो में जो हम बात करेंगे उन इक्वेशंस को ग्राफिकली मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब उनके जो सॉल्यूशन जो होते हैं उनको फाइंड करने का, उनको सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए, ठीक है ना, ग्राफिकली मेथड पढ़ेंगे, ठीक है ना। और उनके रेशियो के बेस पर, ठीक है ना, उन जो दो इक्वेशन दे रखी होती हैं हमारी, है ना, कौन सी, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन जो दे रखी होती है, उन इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट होते हैं उनके रेशियो के बेस पर हम ये कैसे बताएंगे उनके सॉल्यूशन के बारे में कि वो उन दोनों इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन है, यानी कुछ सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, होगा तो कितने सॉल्यूशन होंगे, मतलब इनफिनाइट सॉल्यूशन होंगे या एक सॉल्यूशन होगा या एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। देखो तीन टाइप होते हैं, ओनली 3 टाइप्स होते हैं। या तो सॉल्यूशन होगा एक यूनिक, जिसको यूनिक बोलते हैं, या इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, या एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इन तीनों को रेशियो और ग्राफिकली दोनों ही मेथड से आज हम इसमें करने वाले हैं वीडियो, ठीक है। तो देखिए क्या था, जैसे कि लीनियर इक्वेशन जो थी मैंने बताया था क्या होती है, टू वेरिएबल में a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये थी। दूसरी है इक्वेशन हमारी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। थोड़ा इधर से लेके करते हैं, ज्यादा बातें बतानी है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है हमारी टू वेरिएबल में। जैसे बात चल रहा है पेयर की बात चल रही है ना, पेयर की बात चल रही है, लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में होती है। टू वेरिएबल की जो फॉर्म होती है वो ये होती है, ठीक है ना। और पेयर की बात चल रही है तो दो इक्वेशन होगी, ठीक है। अब इन दो इक्वेशन के जो कोफिशिएंट होते हैं, जैसे x का क्या a1 है a2 है, y का b1 है b2 है, और c1 c2 और क्या है, ये हमारे नंबर है, ठीक है। तो इनको कैसे बताएंगे हम ग्राफिकली, तो ग्राफिकली बाद में डिस्कस करना है। पहले मैं इनको आपको रेशियो के बेस पे बता दूं। रेशियो का बेस मतलब रेशियो क्या, जो कोफिशिएंट ऑफ x है उसका रेशियो, कोफिशिएंट ऑफ y उसका रेशियो, एंड c1 c2 का रेशियो। तो ये क्या रेशियो का मतलब यही होता है a1/a2, और क्या है b1/b2, और क्या c1/c2। यही तो कंडीशन है। अरे भाई a1, इसको ऐसे लिख दो, चाहे a1 रेशियो a2 ऐसा करके लिख दो, या a1/a2 लिख दो, बात तो वही है, ठीक है ना। अब इसको हम कैसे देखेंगे, इस बेस पर, रेशियो के बेस पर हम कैसे बताएंगे कि ये जो हमारी जो इक्वेशन जो दे रखी हैं उनके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो देखो अब कंडीशन यहां पे ध्यान रखना, ये 3 रेशियो होते हैं। नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट पे हमें क्या करना है, अगर हमारा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, अगर हमारा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो इस कंडीशन में हमेशा क्या होगा, वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, यानी एक ही सॉल्यूशन होगा। और सॉल्यूशन का मतलब ये है कि जब सॉल्यूशन फाइंड हो रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। देखो हमने पिछली इक्वेशन में, पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये बात करी थी क्या, बल्कि देखी थी कि इक्वेशन को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। और इक्वेशन को जब हम दो लाइनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर सकती हैं, है ना। एक दूसरे के ऊपर से भी जा सकती हैं, एक दूसरे के ऊपर भी हो सकती हैं, या दोनों पैरेलल भी हो सकती हैं, है ना। और जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी इस तरीके से, क्रॉस में इंटरसेक्ट करेंगी, तो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, बाकी तो करेंगी नहीं। तो जब एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तो वहां क्या है, जहां जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वही सॉल्यूशन होता है, ठीक है। याद रखो, जब दो लाइनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वही सॉल्यूशन होता है। उसको ग्राफ पे हम कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना। तो वन सॉल्यूशन, और हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये लाइन जो है हमारी क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है, वन सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। और ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। और इंटरसेक्ट कितने पॉइंट पर कर रही है, वन सॉल्यूशन है तो वन पॉइंट पर। कितने पॉइंट पर,
1 पॉइंट पर। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, ये भी बोलते हैं। ये याद रखना, बुक में सारी चीजें दे रखी हैं वैसे, इसको हम ये भी बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। पेयर ऑफ इक्वेशन मतलब क्या है, यानी जो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है ना, जो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो क्या होती है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होती है, ठीक है ना, बात समझो। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल यूनिक सॉल्यूशन वाली ही कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होती है। अभी आगे हम पढ़ रहे हैं, देखो देखते जाओ ध्यान से। सेकंड कंडीशन क्या होगी, जब हमारी a1 अपॉन a2, ठीक है, इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी जब हमारी तीनों कंडीशन क्या हो, सेम हो, मतलब इक्वल आ जाए। अभी एग्जांपल लेके भी करेंगे तो और समझ आएगा। जब हमारी तीनों कंडीशन क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो इस कंडीशन में क्या होते हैं, हमारे इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। क्या होते हैं, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, इसको मैनी सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इनफाइनाइटली सॉल्यूशन मतलब मैनी सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और इनको हम कौन सी लाइन बोलते हैं, देखो ये तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई, और इनको हम क्या बोलते हैं, मैनी सॉल्यूशंस वाले को। अब इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे ये कट करती हुई चली जाए, इस तरीके से हो जाता है। लेकिन जब मैनी सॉल्यूशन वाली बात आ जाती है तो क्या होता है, जब मान लो एक लाइन ये रही, दूसरी लाइन एक और, वो कहीं से भी स्टार्ट हुई हो, चाहे इधर से या इधर से, अगर उसको एक साइड में हम बढ़ाएं, दोनों साइड में बढ़ाएं, तो उस लाइन के ऊपर लाइन हो जाएगी। ये मान लो ये लाइन, ये यहाँ है, ये दूसरी लाइन ये इतनी है। अब मैं इसी लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ा दूंगा, तो ये इस लाइन के ऊपर लाइन आ गई, और जब लाइन के ऊपर लाइन आ गई तो इसका मतलब क्या हो गया, उसने पूरा क्या कर दिया, उस लाइन को कवर कर लिया, पूरी तरीके से कवर कर लिया उस लाइन को, और पूरी तरह कवर कर लिया, तो इसका मतलब उस लाइन पर बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं उन दोनों लाइन के। तो ऐसी लाइंस को, इस तरीके की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, देखो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, तो इनको भी बोलेंगे कंसिस्टेंट, तो हम इनको भी बोलेंगे, ठीक है ना। और बाकी दूसरा जो नाम एक और होता है वो होता है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस होता है, मैनी सॉल्यूशंस होते हैं इसके, ठीक है, और इनको भी हम ये बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, बात समझो। जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, यानी दोनों, जब यहाँ पर पहली कंडीशन में हमें दोनों इक्वल नहीं मिले, तो एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना, इंटरसेक्ट, जो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, और कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बोलते हैं हम उनको, ठीक है। जब दो इक्वल आ जाए, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल आए, तो c1 अपॉन c2 को भी चेक करेंगे, है ना। और जब चेक करेंगे और हमने देखा कि वो भी इक्वल आ गया, उसके वो भी इनके इक्वल आ गया, तो क्या मैनी सॉल्यूशन होंगे। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे c1 अपॉन c2 क्यों नहीं चेक करा, कि जब भाई यहाँ पर जब यही दोनों अनइक्वल आ गए, तो c1 अपॉन c2 को चेक करने का कोई फायदा नहीं है। c1 अपॉन c2 को हमेशा तब चेक करेंगे जब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल हो, ठीक है। तीसरी कंडीशन, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, ठीक है। मतलब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 अनइक्वल हो सकते हैं और इक्वल हो सकते हैं। अनइक्वल हुए तो ये कंडीशन, इक्वल हुए तो c1 अपॉन c2 को भी चेक करो। अब c1 अपॉन c2 भी तो दो कंडीशन में हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। तो इक्वल हुआ तो ये कंडीशन, अनइक्वल हुआ तो लाइन क्या होंगी आपकी, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इट मींस वो लाइंस जो होंगी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, और ऐसी लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, चाहे उनको किसी भी डायरेक्शन में बढ़ा दो, मान लो एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, चाहे मैं इसको इधर बढ़ा दूं या इधर बढ़ा दूं, चाहे इसको भी इधर बढ़ा दूं या इधर बढ़ा दूं, कहीं भी अगर इंटरसेक्ट ना करे, तो ऐसी लाइन क्या होती है, हमारी पैरेलल लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है, पैरेलल लाइंस होती हैं। तो इन लाइन को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। ये, और दूसरी बात क्या होती है, ये तो जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी वो तो कंसिस्टेंट हो गई, और ये क्या हो जाएगी आपकी इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन हो जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी आपकी, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा इसको एग्जांपल लेके करते हैं।
ठीक है, एग्जांपल लेके करते हैं। मान लो एक चीज इक्वेशन लेनी मैंने x माइनस 2y इक्वल टू 0 और दूसरी एक और इक्वेशन करेंगे 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर ऊपर कोई c1 की वैल्यू नहीं है। अब जरा इनकी वैल्यू लिखो, a1 a2 b1 b2 की सबकी वैल्यू लिखते हैं, ठीक है ना। a1 ऊपर से देखो कितना 1 है, a1x होता है ना, कंपेयर करो इससे, a1 1 b1 माइनस 2 और c1 क्या है 0, क्योंकि जो चीज है ही नहीं वो 0, ठीक है। अब a2 3 b2 4 एंड c2 माइनस 20, c2 क्या है आपका माइनस 20 है, ठीक है। अब रेशियो अगर हम निकाल रहे हैं यहाँ पे देखो a1 अपॉन a2 1/3, यही तो आ रहा है a1 अपॉन a2 1/3। इसके बाद मैं b1 अपॉन b2 निकाल दूं, माइनस का 2 अपॉन 4, 2 1 2 2 4 कितना है -1 अपॉन 2। देखो जरा a1 अपॉन a2 को और b1 अपॉन b2 को, क्या ये दोनों इक्वल हैं? क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है। तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ गया। अब जब ये दोनों इक्वल ही नहीं है तो मैं c1 अपॉन c2 को क्यों चेक करूं? नहीं कर रहा मैं। और a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसका एक सॉल्यूशन निकलेगा और वो सॉल्यूशन क्या होगा आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। अभी ग्राफिकली और देखेंगे तब समझ में और अच्छी तरह आएगा, ठीक है ना। बात समझ में आई? ठीक है। इसी तरीके से अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसका, ठीक है ना। इसका एग्जांपल देखते हैं दूसरा। मान लीजिए 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0, ये है, ठीक है ना। अब देखो यहां पे देखो a1 2 है, a2 4 है, b1 3 है, b2 6 है, c1 माइनस 9 है एंड c2 माइनस 18 है, ठीक है। a1 अपॉन a2 निकालो, 2 अपॉन 4, 2 1 2 2 2 4 कितना आ गया 1/2, ठीक है। b1 अपॉन b2 निकालो, 3 अपॉन 6, 3 1 3 3 2 6 कितना आ गया 1/2। अब देखो a1 अपॉन a2 1/2 आ गया, b1 अपॉन b2 भी 1/2 आ गया, तो अब c1 अपॉन c2 की भी जरूरत पड़ेगी। तो c1 अपॉन c2 इक्वल टू क्या -9 अपॉन -18, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 1 9 2 18 1 अपॉन 2। हमने देखा कि a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, यानी तीनों के तीनों क्या आ गए इक्वल आ गए। और जब तीनों के तीनों इक्वल आ गए तो क्या होगा, तीनों के तीनों इक्वल आ गए तो क्या होगा हमारा, ठीक है। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बुक आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जिनमें आप रेशियो के बेस पर आपसे पूछा जाएगा तो आप उनको इसी तरीके से ही करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। अब बात आती है पैरेलल लाइन, ठीक है ना। इक्वेशन देखकर ही कैसे बताओगे कि वो लाइन पैरेलल है, रेशियो के बेस पर बताएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। चलो पैरेलल लाइन वाला भी देख लेते हैं एग्जांपल। पैरेलल लाइन का एग्जांपल देखिए, मान लो इक्वेशन है कोई x प्लस 2y माइनस 9 सॉरी माइनस 4 इक्वल टू 0 और दूसरा है आपकी कोई 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। ये चीज दे रखी है तो लिखो a1 a2, a1 1 है, a2 2 है, ठीक है। b1 2 b2 4, c1 -4 एंड c2 -12, ठीक है। a1 अपॉन a2 हमें मिल रहा है भाई 1/2, कोई बात नहीं। b1 अपॉन b2 मिल रहा है हमें 2 अपॉन 4, 2 1 2 2 2 4 यानी 1/2, दोनों इक्वल है। तो c1 अपॉन c2 भी निकाल लो, c1 अपॉन c2 -4 अपॉन -12, 4 1 4 4 3 1/3। अब हमने ये देखा कि a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल आ गया है ना, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं आया। तो ये कंडीशन हमारी क्या बन गई, ये कंडीशन हमारी बन गई पैरेलल लाइन की। बात समझ में आ रही है। तो जब हमें दो इक्वेशन दे रखी हो पेयर, ठीक है ना, तो उनमें आपका सबसे पहला क्या काम है, आप उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग द बोथ इक्वेशंस फ्रॉम द जनरल फॉर्म ऑफ टू वेरिएबल इक्वेशन इन विच
a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and second equation a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. ठीक है ना? Then you will find the value of a1 and a2, b1, b2, c1, c2, and then the compare of between the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2. ठीक है? और फिर क्या करेंगे आप? कंडीशंस ये देखेंगे a1 upon a2 when a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 the solution of क्या यूनिक, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा। उस वक्त यूनिक सॉल्यूशन होगा, लाइन तो इंटरसेक्ट करेंगी करेंगी, जब सॉल्यूशन है तो इंटरसेक्ट तो करेंगी करेंगी। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है ना? अब जब a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 है, तो इस कंडीशन में आपकी क्या होगा? इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, और ऐसी लाइन को, मैनी सॉल्यूशन वाली लाइंस को कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। ठीक है ना? और वो लाइन भी इंटरसेक्ट कर रही है, जब सॉल्यूशन है तो इंटरसेक्ट कर रही है, तो वहां भी कोइंसिडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होगा। और जब a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 है, ठीक है ना, उस कंडीशन में आपका नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, और वो लाइन कैसी होंगी? आपकी पैरेलल लाइंस होंगी। और उस कंडीशन में आप उन लाइंस को, पैरेलल लाइंस को क्या बोल सकते हैं? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बोल सकते हैं। इसी तरीके से आपकी 3.2 में क्वेश्चन है जो बिल्कुल इसी तरीके से करने हैं। ठीक है ना? बट ग्राफिकली इनको कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है ना? बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। देखिए ये दो इक्वेशन मैंने उतार ली है, x plus 3y is equal to 6, 2x minus 3y is equal to 12। ठीक है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। तो ये चीज तो देखो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बता दी थी कि सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं। अब 9th क्लास से करते हुए आ रही है चीज, सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है ना, यानी कोऑर्डिनेट्स। तो यहां से मैंने x को दिया, 3y को ट्रांसफर कर दिया, तो 6 minus 3y कर दिया। इसी तरीके इस इक्वेशन में मैंने x की वैल्यू निकालने के लिए, यानी -3y को उधर ट्रांसफर करा तो 12 plus 3y हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया। अब यहाँ वैल्यू रखते जाएंगे। ठीक है ना, वैल्यू रखते जाएंगे। अब मैंने मान लो मैंने यहाँ पर y की वैल्यू 0 रख दी। y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 0 रख दूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। ठीक है ना? तो यहाँ पर पहली वाली इक्वेशन में अगर y की वैल्यू 0 रख दूं, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। या फिर आप ये भी मान लो y की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूं, y की वैल्यू 2 रख दूं, मैंने मान लो y की वैल्यू 2 रख दी, y की वैल्यू कितनी रख दी? 2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? देखो जरा, 2 3 जा 6 और 6 में 6 गया 0। ठीक है ना? बात समझ आई कैसे किया मैंने? अगर y की वैल्यू मैंने यहाँ पर 2 रखी तो 2 3 6, 6 में 6 गया 0 आ गया। ठीक है, अब अगर y की वैल्यू में क्या रख दूं? 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। सही है, y की वैल्यू 0 रख दो, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। भाई 0 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो 6 minus 0 6 आ गई। ठीक है, सिमिलरली इधर देख लो, x 12 plus 3y plus 2। मुझे यहाँ पर y की कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है, इस तरीके की वैल्यू रखनी है, जब मैं इसको प्लस करूं तो वो 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं y की वैल्यू 0 ही रखूंगा, क्योंकि y की वैल्यू में क्या रखूंगा? 0 रखूंगा, जिससे x की वैल्यू 6 मिल जाए। क्यों रखूंगा 0? क्योंकि अब 0 हो गया तो 2 का 12 में डिवाइड चला जाएगा। देखो ऐसे करता हूं मैं, 12 प्लस 3 का y से मल्टीप्लाई किया तो y की वैल्यू 0 रखूंगा, 0 हो जाएगा, बचा 2, तो 12/2 कितना हो जाएगा? 6। ये चीज बताने की जरूरत नहीं है, 9 से करते आ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब मान लो y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रख दूं -2, माइनस में भी देखो y की वैल्यू रख दी मैंने -2। देखो 12 प्लस 3 इंटू -2 अपॉन 2 है, तो ये हो जाएगा 12, 3 2 6 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा? 6/2। ठीक है, ये क्या आ गया? 3। ठीक, अब देखिए, अब हमें ये ग्राफिकली हम ये बताना है हमें ये कि ये कैसा है, मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन है ये, या मैनी सॉल्यूशन है, या ये लाइन पैरेलल है। तो सबसे पहले इस लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है? 0,2, तो 0,2 प्लस का ये, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया 0,2, ध्यान देना। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर 0,2। दूसरा है 6,0, 6। ठीक है ना, सॉरी गलत हो गया 0,2, x पे 0 है ना, y पे क्या आएगा? 2, ये आएगा। ठीक है ना, 0,2। ठीक है, ये
वो गलत हो गया, ध्यान नहीं देना, ठीक। फिर क्या है 6,0, तो 6x पे जाएगा ये, ठीक है ना, 6,0 जीरो है, आगे है ही नहीं कुछ, ठीक है। ये लाइन हो गई, एक लाइन हो गई ना। अब इसको ड्रॉ कर लो, इसको आप स्केल से ये ड्रॉ कर लो, ये थोड़ा मेरी कर्व में आ गई है, थोड़ा स्केल से आप बनाएंगे सही आएगी, ये इस तरीके से आएगी, ठीक है। दूसरी है 6,0। अब दूसरी लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो लाइन थी हमारी ये थी, ये वाली x + 3y = 6, ठीक है ना, ये ठीक है। ये दोनों तरफ एरो बनाएंगे लाइन का हमेशा, ठीक। इधर भी सॉल्यूशन जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा है 6,0, तो 6,0 सेम कोऑर्डिनेट यही वाले, तो उसी पॉइंट पे ये रहेंगे, ये 6,0, ठीक। फिर है 3,-2, तो 3,-2 देखो 1 और 2, ये आएगा कुछ यहाँ पर, ये ठीक है ना, 3,-2। एक तो सॉल्यूशन यही था और एक ये था, तो इन दोनों को मिलाती हुई लाइन ये इस तरीके से जाएगी लाइन, ठीक है। तो ये वाली लाइन हमारी कौन सी हो गई, 2x - 3y = 12। तो हमने ये देखा कि हमने जब सॉल्यूशन निकाले तो लाइन देखो यहां से ये ऐसे इंटरसेक्ट करती हुई निकल गई, ये इधर निकल गई, ये उधर निकल गई। अब ये और कहीं नहीं काटने वाली, क्यों नहीं काटने वाली, क्योंकि ये लाइन आप जितनी आगे बढ़ाती जाएंगे ये दूर होती जाएगी, ये लाइन उतनी दूर होती जाएगी, ये इधर दूर होती जाएगी, ये इधर दूर हो जाएगी। यानी कि कभी भी आप बताओ ये क्या क्रॉस वाली लाइन, इस तरीके की क्रॉस वाली लाइन कभी दोबारा किसी और पॉइंट पर मिल सकती है क्या, नहीं मिल सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए इनका ये क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हो गया, ये ग्राफिकली हो गया। और अब इसको अगर हम एल्जेब्रिकली देखें इसी चीज को, तो एल्जेब्रिकली ये लिखना कैसे लिखते हैं, हमने मैंने बताया था इस कंडीशन में लिखते हैं a1x + b1y + c1, इसका यानी c1 इधर होना चाहिए। इनको अगर हम लिखेंगे x + 3y - 6 = 0 हो जाएगा, ये 6 इधर आ जाएगा, ये 2x - 3y ये 12 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब इनको कंपेयर अगर करेंगे हम, देखो जरा a1/a2 क्या रहा है 1/2, b1/b2 क्या रहा है 3/-3 क्या रहा है -1, और देख लो a1/a2 ये क्या इक्वल है क्या, नहीं है। तो हमने रेशियो से भी हमने चेक करके देख लिया, ये अगर चेक करना हो तो हम चेक करके देख सकते हैं कि हाँ भाई ये दोनों क्या a1/a2 और b1/b2 का रेशियो इक्वल नहीं है, इसलिए इसका क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसी तरीके से आप ग्राफिकली कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था मेरा इसका एक तरह से देखा जाए तो इंट्रोडक्शन टाइप में जो पूरा आपको बता दिया। 3.2 एक्सरसाइज जो है वो बिल्कुल इसी की तरीके से है, आपके लिए ये एक होमवर्क मान लीजिए या ये कोशिश मान लीजिए कि 3.2 एक्सरसाइज को आप खुद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं 3.2 एक्सरसाइज ही कराऊंगा, 3.2 एक्सरसाइज ही कराऊंगा, ठीक है ना। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या आप लोगों ने वो उस एक्सरसाइज में यानी इतना कुछ समझने के बाद कुछ कोशिश करी, ठीक है ना। अगर आप लोग कोशिश करेंगे, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं कर पाओगे, इतना कुछ बता दी मैं, सारे मेथड बता दिए उसमें, तो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर पाए, आप कर सकते हैं, मुझे विश्वास है आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कहीं ना कहीं बाई चांस अटक रहे हैं कुछ चीजों पर, ठीक है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस एक्सरसाइज को क्लियर करूंगा ही करूंगा, तो और अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचेंगे सर तो बताएंगे तो हम क्यों करें, ठीक है ना। बोर्ड है आप लोगों का इस साल, थोड़ी मेहनत कर लीजिए, ठीक है ना। आपको अच्छे तरीके पता है कि रिजल्ट इस बार कैसा आया है, बच्चों को जितने मार्क्स की उम्मीद थी उतने नहीं आए और उससे कम आए हैं, ठीक है ना। तो मेहनत करिए बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। ओके, थैंक यू।